सुप्रभात। मैं सहजप्रिय संतु आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर हिंदी में दो बैलों की कथा। ये आपकी बुक क्षितिज का पहला चैप्टर है। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर किसके बारे में है। बेसिकली ये दो बैलों की कथा है, तो उसी को अभी हम यहाँ फुल पढ़ेंगे। इस फुल चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मीन्स जानवर है उसमें जो गधा है उसको सबसे नालायक समझा जाता है। जब हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी जब हम किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं या उसको बुद्धिहीन कहना चाहते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड गधा। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। यानी यहाँ पे जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, वो कह रहे हैं कि आखिरकार सही में गधा जो है वो बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन की वजह से लोग उसे ये पदवी देते हैं, बुद्धिहीन की पदवी। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी कि अब वो सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन से उसे बुद्धिहीन यानी गधा कहा जाता है, इसका निश्चय तो किया ही नहीं जा सकता। गाय सींग मारती है। गाय ऑब्वियसली सींग मारती है। अगर आप तंग करोगे तो उसे ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी ब्याई हुई गाय जो है वो बिना किसी कारण से ही सिंघनी यानी कि कि मारने पर उतर जाती है। यानी कि सिंह की वाइफ यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। यानी डॉग यानी जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा गरीब जानवर है। गरीब यहाँ पे धन दौलत से नहीं कहा गया, यानी कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा बहुत कम है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन कभी कभी तो क्रोध कुत्ते को भी आ जाता है, इसलिए वो भौंकता है हम पे। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गधे को ना ही तो आपने कभी क्रोध करते हुए देखा होगा ना ही सुना होगा। जितना चाहो बेचारे गरीब को मारो, यानी जितना चाहो आप गरीब को मारो, धमकाओ, जो मर्जी करो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। यानी वो पिट पिट के ही ऐसा हो गया, यानी कि वो सुन सुन के ऐसा हो गया कि आप चाहे उसके सामने सूखी घास डाल दो तो भी उसका मुंह जो है असंतोषता की छाया उस पर नहीं दिखेगी। यानी उस पर दुख आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली लेखक जो है इस गधे को स्टोरी को हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस रेट करते हैं कि कैसे जो लोग थे वो इंडिया के लोगों को दबा के रखते थे, उनकी इंडिपेंडेंस छीनते थे, उनको बुद्धिहीन समझते थे, अनसिविलाइज समझते थे। और फिर उन्हीं में से जैसे यहाँ पे दो बैल थे जिन्होंने कि बहुत साहस करके अपने लिए स्वतंत्रता ली, तो वैसे ही वो लेखक कह रहे हैं कि बहुत से झुंडों में ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कि भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, बहुत सेक्रीफाइस किया। तो ये स्टोरी इंडिया की इंडिपेंडेंस से ही मिलती जुलती है। यानी जो यहाँ पे करेक्टर्स यूज़ किए गए हैं जस्ट अपोजिट वो इंडिया की इंडिपेंडेंस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल पर लेता हो। वैसाख ऑलमोस्ट अप्रैल का सीज़न होता है और कुलेल कि तेल पीसने वाले के पास वहाँ गधे को लेकर जाते हैं ना, सामान वगैरह ढोने वगैरह के लिए। पर हमने तो उसे कभी खुश होता नहीं देखा। यानी हमने कभी गधे को खुश देखा ही नहीं है। वो होता ही नहीं है क्योंकि कि एक तो पहले तो लोग उसे खुश होने नहीं देते, इतना काम करवाते हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्वार्थी रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी जैसे मनुष्य बदलते अपनी नीड्स के हिसाब से,
जो भी उसे कोई नई चीज़ मिलती है तो वो खुश होता है, जब उसका कोई टूट जाता है या कुछ खो जाता है तो वो दुखी होता है। लेकिन गधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानवरों में भी देखते हैं, उनमें भी थोड़ी दुख आता है, दुख का भाव आता है, लेकिन गधे में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहते हैं। यानी ऋषि मुनियों के जितने भी गुण थे वो उसमें हैं, लेकिन आदमी फिर भी उसे बेवकूफ क्यों कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। यानी जो गधे के अंदर इतने अच्छे गुण हैं, जो वो बोझ ढोता है और फिर भी कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी लोग उसका अनादर करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, उसको बुद्धिहीन कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को बुद्धू कहना हो तो गधे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उनकी कास्ट का, मतलब गधे की कास्ट का अनादर हो रहा है यहाँ पे। सदाचरित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। शायद लेखक अब कह रहे हैं कि ज़्यादा सीधा होना इस संसार के लिए अच्छा नहीं है। जितना सीधा होगे उतना लोग ये काम लेंगे। जैसे कि जो इंडियंस थे वो सीधे थे, अनसिविलाइज्ड लगते थे फॉरेन यूरोपियंस को, तो वो उतना ही उनसे काम लेते थे। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यानी जो भारतवासी जो अफ्रीका गए हुए हैं उनकी क्या हालत हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। आखिरकार क्यों भारतीयों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद है वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पहले की लिखी स्टोरी है, अब तो जाते ही हैं, लेकिन पहले इंडियंस को अलाउड नहीं था और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, तो उस वजह से बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कूस में के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। यानी कि जो भारतीय लोग हैं, और यहाँ गधे और भारतीय लोग दोनों की बात की गई है, कि बहुत जी तोड़ काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, शराब भी नहीं पीते, और 4 पैसे अपने कुछ समय यानी कि बुरे वक्त, सेविंग्स कहते हैं ना, उसके लिए जोड़ के रखते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। और अगर उन्हें कोई 4 बातें सुना भी दे, बुरी बातें बोल भी दे, तो वो गुस्सा, अपने जो गुस्से का उसको खा लेते हैं, और फिर भी इतना अच्छा काम करते हैं, फिर भी बदनाम वही होते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। यानी कि जो सीधे साधे लोग होते हैं वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ऐसा हमारी प्रेम मुंशी प्रेम जी के ऐसा, मतलब जो यूरोपियंस थे उनके लिए था, इंडियंस के अनसिविलाइज्ड हैं और इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इस तरह की वो सोच रखते थे इंडियंस के बारे में। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी कि अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते, या अगर उनको कोई 4 बातें बुरी सुना रहा तो वो भी आगे 6 बातें बुरी सुनाते, तो शायद वो सभ्य कहलाते। तो मतलब जो यूरोपियंस थे उनकी लैंग्वेज में सभ्य वही था कि जो कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। जापान की मिसाल सामने है। जापान की अब मिसाल सामने ही है। एक ही विजय से उसने संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना लिया। यानी कि एक, मतलब कि एक कि उसने विजय से उसकी संसार में सभी जातियों में उसने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लिया। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और एक और जगह पर जब बॉम्ब फेंका था, तब जापान की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। लेकिन उसके बाद जापान ने भी उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया जितना कि अभी तक अदर कंट्रीज़ नहीं कर पाई हैं। मतलब इंडिया, मतलब कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम वगैरह है वो बहुत आगे है, हाई लेवल का है, और इनकी कंट्रीज़ में रोबोट्स वगैरह हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि एक ही वजह से उसी संसार का सभ्य जातियों में ज्ञान बना है, ज्ञेय बना है, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी, छोटी सी कंट्री है लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी पॉपुलर है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। यहाँ पे बताया गया है कि अब गधा तो बुद्धिहीन समझा ही जाता है, अब उसका एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। यानी कि वो उससे, गधे से कम ही बेवकूफ़ है। यहाँ पे गधे का मतलब क्या है, बेवकूफ़। और वह है बैल। और वो कौन है, वो है बैल। यानी कि
अब बैल की बात की जा रही है तो आप सोच रहे हो कि बैल कैसे गधा है। वही हमें आगे पता चलेगा कि अब बैल कैसे गधा बन गया, यानी बैल कैसे बुद्धिमान बन गया। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग प्रयोग करते हैं। यानी कि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, जैसे सामान ढोने में और काम, मतलब उसे लेने में, उसे गुड्स सामान वो पार्सल करवाने में, और उससे कई बार तो कोल्हू पे भी लेके जाते हैं, और उसी से मिलते जुलते हम काम कैसे कराते हैं, बछिया के ताऊ। अब बछिया का ताऊ कौन होता है? वो होता है बैल। तो यहाँ पे एक छोटा सा मुहावरा है, बछिया का ताऊ। तो बेसिकली बछिया का ताऊ बैल होता है। तो बछिया का ताऊ का प्रयोग भी हम करते हैं, गधे से मिलते जुलते ही करते हैं, क्योंकि गधे से भी तो हम उतना ही काम लेते हैं जितना कि हम बछिया के ताऊ से लेते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो मतलब बैलों को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और बुद्धिमानों की कैटेगरी में, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा विचार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। अब बैल अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जब आप उसे ज़्यादा मारोगे, जब ज़्यादा तंग करोगे, तो वो अपना प्रोटेक्शन तो करेगा ना, तो वो कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, यानी कि गुस्सेदार बैल जो काम ना करता हो, वो भी देखने में आता है कई बार। वो अलग अलग वैरायटी है ना मूड की, जैसे गधे की तरह तो नहीं है एक ही वैरायटी का, सैड सा। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, यानी कि और भी कई तरीकों से जो बैल है वो अपना असंतोष, अपना दुख व्यक्त कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, इसीलिए उसका जो लेवल है, उसका जो पोजीशन है, वो गधे से नीचे है अबुद्धिमानों की कैटेगरी में। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। अब झूरी एक आदमी था, उसकी जो दोनों बैल थे उनका नाम था, उसने अपना नाम रख रखा था हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, यानी कि अब बैल की कोई जाति होगी तो परछाई जाति के थे। याद रखिएगा कौन सी जाति के थे। दिखने में सुंदर, काम में चौकस, यानी कि बहुत सारा सजग, एक्टिव, डील में ऊंचे, यानी कद में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी बैलों की बात की जा रही है। ये हीरा और मोती अब बहुत समय से इकट्ठे रहे थे, बहुत दिनों से, तो उनमें भाईचारा हो गया, फ्रेंडशिप और भाई जैसा उन्हें वो हो गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विमर्श करते थे, विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी कि उनकी ऐसी भाषा जो अभी, जैसे कि गाय, कई बार गाय की अलग भाषा है, बैल की अलग है, कुत्ता भौंकता है, तो जब कुत्ते भौंकते तो वो आपस में अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते, लेकिन वो हमें नहीं सुनाई देता, यानी कि जब वो भौंक रहे हैं तो उनके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं। जैसे कि कोई भी, अगर हम बहुत स्लो मोशन में बोले तो हमारी लिप मूवमेंट दिख जाती है, लेकिन जो एनिमल्स है उनका ऐसा नहीं होता, वो अपने साउंड की हेल्प से बातें करते हैं। और यहाँ पे मूक भाषा कहा गया है। और बैलों के वो विचार, जो बैल जिस भाषा से वो बात करते हैं उसको मूक भाषा कहा गया, जो कि आम इंसान को नहीं सुनाई देती। यानी कि यहाँ पे हीरा और मोती दोनों आमने सामने बैठ के, अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के मूक भाषा में विचार विमर्श करते थे, यानी कि बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बातें कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, यानी वो दोनों एक दूसरे की मन की बातें समझ जाते थे, ये हम कह ही नहीं सकते कि ऐसा हो कैसे सकता है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, यानी कि वो ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे कि जिससे कि श्रेष्ठों का दावा करने, जीवों में श्रेष्ठों का दावा करने वाला, यानी कि बहुत मान समझने वाला मनुष्य जो है वंचित था उस भाषा से, यानी उस भाषा को समझ नहीं सकता था। और वो कौन सी लैंग्वेज थी? मूक भाषा, एनिमल्स की लैंग्वेज। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, यानी कि वो कभी सिंग
मतलब कि मिलाते थे, तो दुश्मनी के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीय के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही अ, थोल थप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि मतलब कि लड़ाई के बिना और थोल थप्पा के बिना, यानी लड़ाई हो गया, उसके बिना दोस्ती हल्की सी लगती है, यानी कि बॉन्डिंग नहीं बनती वैसी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, यानी जिस समय इनको गाड़ी में जोता जाता, यानी कि इनको बुलक कार्ट में बुलक कार्ट से टच किया जाता है, यानी कि कार्ट से, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि हीरा और मोती दोनों की यही मतलब कि वो विश होती थी कि ज्यादा बोझ मेरे पे रहे। यानी हीरा तो कहेगा कि मेरी जो गर्दन है उस पर ज्यादा बोझ रहे, और जो मोती है वो कहेगा कि मेरी ज्यादा गर्दन पे बोझ रहे। दोनों में इतनी भाईचारा हो गया था कि वो चाहते नहीं था कि मेरे दूसरे भाई, यानी कि दूसरे से हीरा मोती को और मोती हीरा को चाहता नहीं था कि उस पर ज्यादा वजन आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, यानी कि जब उन्होंने खेत वगैरह जोत लिया तो उसके बाद शाम को, दोपहर के बाद दोनों को खोल दिया जाता था। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे, यानी कि एक दूसरे को चाट वाट कर ये अपनी थकान जो है ये मिटा लेते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद यानी कि जो पशुओं के खाने के लिए एक बनाया जाता है, उसे नांद कहते हैं, जिसमें कि पशुओं का खाना वगैरह डाला जाता है, चारा वगैरह, तो उसे नांद कहते हैं। उसी में इनका जो चारा था कूसा और खली पड़ जाने के बाद जब इन्होंने नांद में इकट्ठे मुंह डालते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भाईचारा हो गया था अब इनके बीच में। और एक मुंह चटा लेता तो दूसरा भी हट जाता, यानी एक का पेट भर जाता ना, तो उसके बाद दूसरा भी वो नान से मुंह बाहर निकाल लेता कि मेरे साथी का हो गया तो बस मेरा भी हो गया। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी कि बैलों के जोड़े को गोई कहा जाता है। यहाँ पे इस वर्ड को आप ध्यान में रखें। इसको गोई यानी कि बैलों का जोड़ा। संयोग की बात है, झुरी ने एक बार, बहुत आश्चर्य की बात है, संयोग की बात है कि झुरी ने एक बार दोनों बैलों को, हीरा और मोती को ससुराल भेज दिया, यानी अपने ससुराल भेज दिया, अपनी जो पत्नी के यहाँ भेज दिया, मायके में भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब बैल बेचारे तो जानते हैं नहीं कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है, किस लिए भेजा जा रहा है। तो वो बेचारे समझते हैं कि मालिक ने हमें बेच दिया, यानी कि वो तो समझते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि शायद से मालिक यानी कि झुरी ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि अब जो झुरी था उसका साला था गया, अब गया अपने घर लेके गया, यानी जो सूरी के ससुराल लेके गया उन बैलों को। अब बैलों को पता तो था नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। सो फिर भी उन्हें अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो ये तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो तो मुख भाषा में बात करते हैं। प्रेमचंद जी यहाँ कह रहे हैं, लेकिन झुरी के साले गया को उन दोनों बैलों को घर लेके जाने में, उन दोनों बैलों को यानी गोई को घर लेके जाने में, अब बैलों के जोड़े को गोई कहते हैं ना, तो उन दोनों बैलों को या गोई को घर लेके जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी कि ये मुहावरा दांतों पसीना आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उसकी, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे थे। बैल जहाँ अड़ जाते बैल यहीं अड़ जाते, फिर उसको मार मार के आगे लेके जाने पड़ते। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पीछे से मारता उनको हाँकता यानी बोलता, ऐसा कुछ बोलता होगा बैल की आगे बढ़ाने के लिए, तो वो दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट भागते। पगड
पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, यानी कि रस्सियां वगैरह पकड़कर उनको आगे से खींचता तो वो पीछे से जोर लगाते, भागने की कोशिश करते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते, यानी कि जब वो मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर ईश्वर ने उन्हें मतलब इंसानों जैसी वाणी दी होती, जबान दी होती, लैंग्वेज दी होती, तो झुरी से पूछते, तो वो पक्का झुरी से पूछते अपने मालिक, पुराने मालिक से, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, यानी कि तुम हमें अपने घर से क्यों निकाल रहे हो, कोई रीज़न तो होगा इसका। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, यानी कि तुम्हारी सेवा में कोई कसर ही नहीं छोड़ी हमने तो। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, अगर इतना से तुम्हारा जी नहीं भरता था कि नहीं भाई मेरा काम नहीं हो रहा, तो तुम हमसे और काम ले सकते थे। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमें तो तुम्हारी चाकरी यानी कि तुम्हारे उस बाड़े में मर जाना कबूल था, लेकिन तुमने हमें बेचा क्यों आखिरकार। हमने कभी 4 दाने की शिकायत नहीं की, यानी सूखा भूसा डाल दिया, जो मर्जी डाल दिया, खा लेते थे, हमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, यानी कि वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया तुम्हारे लिए और तुमने हमें क्यों बेचा, यानी कि उनके हिसाब से उन्हें बेच दिया। लेकिन झुरी ने उन्हें बेचा नहीं था, वो तो वैसे ही गया, उन्हें अपने घर लेके गया था अपनी बहन के कहने पे, झुरी की पत्नी के कहने पे। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। तो यहाँ ये सवाल पक्का पूछते झुरी से कि आखिरकार तुमने हमें बेच क्यों दिया। अभी देखो पेपर में यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि बैलों ने झुरी को, अगर बैलों के पास वाणी होती तो झुरी को वो क्या पूछते, कैसे पूछते। तो यहाँ से आप कहोगे कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम गरीबों को क्यों गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, यहाँ से आपका शुरू होता। तो ये आप आंसर में लिख के आ सकते हो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, यानी झुरी के ससुराल पहुंच गए। गया के साथ दोनों बैल जैसे तैसे करके पहुंच ही गए। अब वो तो गया को पता है कि कैसे लेके आया वो, यहाँ बैलों को पता है कि कैसे आ गए वो यहाँ पे, ठीक है। दिन भर के भूखे थे, अब बेचारे सुबह के लेके गया तो वो दिन भर के भूखे थे बेचारे। लेकिन जब नांद में लगाए गए, यानी नांद के पास बांधे गए, तो उन्होंने देखा तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, तो दोनों हीरा मोती में से किसी एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था उनका। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया, यानी जिसे वो अपना बचपन का घर मानते थे वो आज उनसे छूट गए, क्योंकि बहुत दिनों का वहाँ पे उनका साथ था। और अब छुरी वहाँ से उन्हें लगा था कि छुरी ने उन्हें बेच दिया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उनका मन, जैसे हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हमारा मन सेटल होने में टाइम लगता है ना, जस्ट वैसे यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, यानी अपने नहीं लगते थे, कोई पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, दोनों ने अपनी वो लैंग्वेज में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, एक दूसरे को गौर से देखा और लेट गए, यानी मतलब सोने के लिए लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सारे सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पहले तुड़ा डाला और घर की तरफ चले, यानी कि पहले तो रस्सी वगैरह तोड़ दिया, फिर अपने घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, यानी कि जो बांधने के लिए, पशुओं को बांधने के लिए, जिससे वो बांधते हैं ना पशुओं को, तो वहाँ पे एक रस्सी को जहाँ पे गाड़ते एक नील के साथ ना, उसी को पगहे कहते हैं। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, यानी अनुमान हो नहीं सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, लेकिन उनमें पता नहीं उस रात इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उन्होंने वो तोड़ दिया। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उसे तोड़ देगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब रस्सियां भी तो जल्दी टूट जाएंगी जब पगहे टूट गए तो। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं।
चरनी यानी चढ़ने की जगह जो है वहाँ पे खड़ा है। झूरी जो उठा, गया का जीजा यानी झूरी के साले का घर गए थे ना, वहां से भाग के झूरी के घर वापस आ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गवाब लटका रहा था। गवाब मैंने रस्सी लटक रही थी अभी भी, क्योंकि उन्होंने रस्सी तोड़ी थी तो रस्सी तो लटकेगी, पूरा थोड़ा ना काट सकते थे। वो घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं, मतलब जब वो पूरे रास्ते चल के आए हैं, दौड़ के आए हैं, तो उनके पैर जो है कीचड़ से ही भरे हुए थे, पूरे के पूरे गंदगी लगी थी ना। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, यानी विद्रोह भी था लेकिन स्नेह भी था। जूरी बैलों को देखकर उन्हें स्नेह से गदगद हो गया, यानी बहुत खुश हो गया, मतलब खुशी के मारे, मतलब और झूरी अपने बैलों को देखकर इतने दिनों बाद खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगाया, मतलब उनको भागकर गले लगाया। अब झूरी, अगर आपका कोई मालिक है, जब वो अपने मतलब कि ओ अपने पाले हुए पशुओं को देखते तो खुश होता है ना। मिलन और चुंबक का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहन था, यानी वो मिलन बहुत ज़्यादा मनमोहन था, बहुत अच्छा था, बहुत देखने लायक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, यानी घर और गांव जो भी आसपास के लड़के थे वो सारे जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब गांव भी तो उन्हें जानते था ना कि ये छुरी की बैल है, तो वो भी उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि गांव में यह घटना पहले नहीं हुई थी कि वो बैल भाग के आए हों अपने मालिक के पास, पर ये घटना महत्वपूर्ण बन गई थी। बाल सभा ने निश्चय किया, जो बाल सभा से छोटे बच्चे थे उनकी सभा, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को, यानी वो दूसरे तल के आए हैं बेचारे, पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी कि वेलकम इनविटेशन देना चाहिए, इनविटेशन देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी लाया और उनको दे दिया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, यानी ऐसे बैल हो ही नहीं सकते किसी के पास। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं, यानी कि बैल नहीं है, वो तो आदमी है साक्षात। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। तीसरे लड़के का प्रतिवाद, यानी कि तीसरे लड़के के खिलाफ बोलने का किसी का भी साहस ना हुआ, क्योंकि वो बैल ही इतने वो काम के थे। जूरी की स्त्री यानी कि जूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब जूरी की पत्नी ने जब बैलों को द्वार पर देखा, यानी गेट पे देखा, तो जल उठी, यानी कि आग बबूला हो गई, क्योंकि उसके मायके से भाग के आए थे। अब उसके मायके की बेइज्जती हो रही थी वहाँ पे, कि वहाँ पे उन्होंने अच्छा खाना वगैरह नहीं दिया होगा, इसी तरह से तो बैल वगैरह भाग के आए हैं। तो अब जब उसे अपने मायके की बेइज्जती होते हुए दिखी तो वो बोल पड़ी, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। तो वो जल के, मतलब कि गुस्से में आके उसने बोला कि कैसे नमक हराम बैल है तुम्हारे, एक दिन काम नहीं किया मेरे वहाँ मायके में और भाग आए यहाँ पे वापस। जूरी अपने बैलों पर यह आपेश ना सुन सका, यानी ये इल्ज़ाम ना सुन सका, और कहने लगा, न नमक हराम क्यों है, नमक हराम किस लिए है भला, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करेंगे, यानी अगर कुछ खाने को न दिया होगा तो क्या करेंगे, वापस अपने मालिक के पास आएंगे। अब स्त्री का गुस्सा तो बढ़ गया, क्योंकि उसके मायके की और बेइज्जती हो रही थी। तो वो स्त्री ने रोब के साथ कहा, मतलब बहुत अकड़ते हुए कहा, रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, यानी कि झुरी के लिए बोला कि तुम ही तो सिर्फ बैलों को खाना देते हो, बाकी सारे तो बस पानी ही पिलाते हैं। झुरी ने जानबूझकर चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, यानी कि उसके मायके के बारे में बोला। तो स्त्री चिड़ी, यानी कि झुरी की पत्नी और ज़्यादा चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। आप देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। यानी कि वो चिढ़ गई, अब तो पूरी की पूरी से गुस्सा आ गया। वो कहती कि
वो लोग तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है जो कि मतलब बैलों को सहलाएं खाते समय, और अगर खिलाते भी हैं तो उनसे रगड़ कर यानी अच्छा खासा काम भी लेते हैं जितना खिलाते हैं। अब तो मैं इन्हें वो इतना चिढ़ गई है तो वो कहती है कि अब तो इन्हें खली और चोकर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सूखा भूसा खाने को मिलेगा, और अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो मरना तो मरो, वो सब बोल देती है। वही हुआ जैसा उसने कहा था, वही हुआ। मजूर मजूर यानी कि जो उन्होंने रखा था सर्वेंट वगैरह, जो गाय वगैरह की देखभाल के लिए, को कड़ी ताकीड़ यानी कि कड़ी वो बोला गया, कड़ा आदेश कर दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, यानी बैलों को सिर्फ सूखा भूसा देना, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं देना। बैलों ने नांद में मुंह डाला, जब बैलों ने हीरा और मोती ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिनाहट, ना कोई रस, यानी जब उन्होंने नंद में मुंह डाला तो ना ही तो उन्हें फीका फीका लगा था, क्योंकि उसमें तो चोकर भी नहीं था और खली भी नहीं थी, न ही चिकनाहट आ रही थी, ना ही कोई रस आ रहा था। तो वो बेचारे क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि अब द्वार की ओर ही ताक सकते थे कि झुरी आएगा और हमें कुछ दे जाएगा। झुरी ने मसूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते, यानी कि तुम थोड़ी सी खली डाल दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो वो कहता है कि मालकिन यानी तुम्हारी पत्नी तो मेरे को मार ही डालेगी, चुरा कर डाल दो। तो वो कहता है चुरा कर डाल दो। तो वो कहता है कि ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे, उन्हीं की लाइन पर चलोगे और मेरे बारे में ही बुरा बोलोगे। तो यहाँ पे बताया गया कि झुरी अपनी पत्नी से डरता था। जैसे कि जो अब बैल है, पहले बैलों को इंडिया के पीपल से वो किया गया कनेक्ट। तो जो यूरोपियन थे वो हमारे ऊपर राज करते थे, तो हमें खाने के लिए भी मतलब जो इंडियंस थे पहले, उनका बहुत अनादर करते थे। उनको मतलब कि इंडिया को अपने लेवल का समझते थे। वो कहते थे, उनका इतना बड़ा साम्राज्य था कि कहते थे कि हमारे साम्राज्य में, हमारे किंगडम में कभी सूरज छिपता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ यूरोप में होंगे तो वहाँ सूरज उगेगा और यहाँ छिपेगा, और यहाँ उगेगा तो वहाँ छिपेगा। यानी इतनी कंट्रीज पर उन्होंने अपनी टेरिटरीज बना रखी थी, कॉलोनीज बहुत ज़्यादा थी उनकी, बहुत सारी कंट्री उनके जो थी अंडर में थी, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है इसका। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।